दरअसल वो 5 साल की थी जब उसने कथावाचक के रूप में एक आश्रम को ज्वाइन किया था और ये कहा जा सकता है कि बहुत छोटी उम्र में वो अध्यात्म की तरफ बढ़ गई थी। हम बात कर रहे हैं प्रेम बाईसा की। साध्वी प्रेम बाईसा 23 साल की उम्र में अब संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। कई सवाल खड़े हुए। राजस्थान का जोधपुर इलाका, जहाँ पर एक आश्रम है और इस आश्रम में उनके पिता, चूँकि उनकी माँ की निधन हो गया था, इस वजह से प्रेम बाईसा को एक आश्रम में उसके पिता छोड़कर चले गए थे। वहाँ से उसने अध्यात्म सीखा, वहाँ से उसने धीरे धीरे वो कथावाचक बन गई और आप सोचिए ये सिलसिला चलता रहा। सोशल मीडिया पर भी वो काफ़ी एक्टिव थी और धीरे धीरे लोगों को उनके विचार पसंद आने लगे और उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। 2025 की बात है, यानी पिछले साल की, जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये दिख रहा है कि एक शख्स के साथ वो गले लग रही हैं। हालांकि प्रेम बाईसा का कहना था कि वो उनके मुँह बोले पिता हैं। उनका बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि वो उनको बेटी की तरह मानते थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इस वीडियो पर अलग अलग तरह के कमेंट्स किए और इसको पोस्ट कर दिया, अपलोड कर दिया। प्रेम बाईसा सफाई देते देते थक गई। आखिरकार उन्होंने उन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने केस रजिस्टर किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन तब से उनके जीवन में ये कहा जा सकता है कि उतार चढ़ाव लगातार जारी थे। वो हर बार ये प्रूव करती रही कि मेरा चरित्र साफ है। और आप सोचिए 6 महीना बीत गया इस घटना को, सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही थी। अचानक 26 तारीख को वो जोधपुर पहुंचती है। एक कथा अजमेर में थी, वो संपन्न करने के बाद तबीयत थोड़ी ख़राब होती है प्रेम बाईसा की। 27 तारीख को खांसी जुकाम होता है। डॉक्टर को बुलाने की जगह एक कंपाउंडर को बुलाया जाता है 28 तारीख को। वो ये कहा जाता है कि एक इंजेक्शन लगाता है और अचानक प्रेम बाईसा की मौत हो जाती है। आप सोचिए, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं, अचानक कैसे मौत हो गई। इसके बाद 4 घंटे के बाद उनके सोशल मीडिया से एक पोस्ट जनरेट होता है। ये किसने किया, क्यों किया, इसकी तहकीकात की जा रही है। उसमें लिखा होता है अग्नि परीक्षा मरने के बाद ही शायद लोग मानेंगे कि मैं सच बोल रही थी। अब आप सोचिए कौन परेशान कर रहा था, कौन ब्लैकमेल कर रहा था, ये क्या कहानी है। पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से और गहराई से बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 2025 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रेम बाईसा की वीडियो थी। इसके बाद उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो डरी नहीं। उनका कहना था कि मैंने ऐसा कोई गलत ही नहीं किया, तो ब्लैकमेल होने वाली कोई बात ही नहीं है। उन्होंने पुलिस की शरण ली और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन तब से ही उनके मन में, या ये कहा जाए उनको परेशान किया जा रहा था, वो लोग कौन थे जो लगातार परेशान कर रहे थे और उनका मकसद क्या था। क्या ये जो आश्रम है उसके पीछे कोई ऐसी कहानी या कहा जाए कि षड्यंत्र रचा जा रहा था जिसकी जानकारी शायद प्रेम बाईसा को नहीं थी। ये भी जांच में सामने आया कि एक वक्त में जितने सीसीटीवी थे आश्रम में उनको हटवा दिया गया था। किसने हटवाया था, क्यों हटवाया था, अब पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। इसको लेकर पुलिस का बयान भी सामने आया है। उनका साफ साफ कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम काफ़ी कुछ स्थिति साफ कर देगी। पुलिस का कहना है कि एक इंजेक्शन दिया गया जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया और फिर उनकी मौत हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ इस मामले में उनके पिता का क्या कहना है। दरअसल उनके पिता का भी बयान है, जो मुंह बोले पिता है। उनका कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जिस तरह के इल्ज़ाम लगे थे वो सरासर गलत थे। इस बीच वहाँ के गृह राज्य मंत्री का भी बयान आया, यानी राजस्थान के। उनका कहना है कि सरकार इस मामले को लेकर चिंतित है और हर एक पहलू से मामले की जांच की जा रही है ताकि इस मामले में कोई कमी ना रह जाए। एसीपी छवि शर्मा का बयान भी सामने है। उनका कहना है कि प्रेम बाईसा अनवेल थी, यानी ठीक नहीं थी, और एक प्राइवेट कंपाउंडर को बुलाया गया इंजेक्शन देने के लिए। अब क्या इंजेक्शन से कोई एलर्जी हो गई या फिर जानबूझकर कोई ऐसी दवाई चढ़ाई गई जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, ये तमाम पहलू हैं जो पोस्टमार्टम से साफ होंगे। पुलिस के मुताबिक इंजेक्शन के बाद उनकी तबीयत कथित तौर पर और बिगड़ गई और बाद में उन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। आप सोचिए किस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया। अब इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई
इसके पीछे कोई साजिश है या एक ये स्वाभाविक मौत है? क्या अभी भी कोई ऐसा, क्योंकि जो ट्वीट किया गया, जो पोस्ट किया गया वो बड़ा विचित्र है और डेथ के 4 घंटे के बाद वो जनरेट हो रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि कोई उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी और अग्नि परीक्षा के तहत वो किसी के सामने भी सच बोलने के लिए तैयार है, जो कोई कुछ उनसे पूछना चाहे वो पूछ सकता है। तो क्या ये पोस्ट ये इशारा कर रहा है कि क्या उन्होंने अपना मन बना लिया था मरने का? लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर ये क्या एक साजिश के तहत इंजेक्शन उनके लगाया गया? ऐसी कई चीज़ें जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस मामले में सच सामने आएगा, जांच ईमानदारी से होगी और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज जब साध्वी प्रेम बाइसा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव यानी परेऊ बालोतारा पहुंचा तो गांव के लोग शोक में डूब गए और सैकड़ों अनुयायी मौजूद थे, वहां पर ग्रामीण मौजूद थे। इसके अलावा संत समाज के लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। परंपरा के मुताबिक उन्हें समाधि देने का निर्णय लिया गया, लेकिन इस निर्णय के साथ ही न्याय की मांग भी और तेज हो गई है। आपको बता दें कि उनके जो पिता है वीरमनाथ, उन्होंने बात की है मीडिया से। उनका कहना है कि उनकी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ थी, लगातार धार्मिक कार्यक्रमों के चलते व्यस्त जरूर थी, लेकिन कोई गंभीर बीमारी उनको नहीं थी। परिजनों के मुताबिक इंजेक्शन लेने के महज 30 सेकंड बाद ही साध्वी की हालत बिगड़ने लगी थी। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बेचैनी हो रही थी और अचानक कमजोरी हो रही थी। उनको जोधपुर के प्रेक्षा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर उनको डेड डिक्लेयर किया गया। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये मेडिकल लापरवाही का नतीजा तो नहीं है? उधर संत समाज इस पूरे प्रकरण को लेकर काफी आहत है। संत समाज भी एक सुर से यही मांग कर रहा है कि सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गांव परेऊ में अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां पहुंची। चलिए, इस मामले में अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पोस्टमार्टम से स्थिति साफ होगी और अगर उसमें कुछ ऐसा सस्पिशियस पाया जाता है तो उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वीडियो कैसे लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।